हेलो स्टूडेंट। जो आज का लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, पहले हम देखते हैं वेव होता क्या है। तो वेव क्या होता है? ऑसिलेशन और डिस्टरबेंस which propagate through medium or space is known as wave। तो कोई भी हमारा ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का मतलब एक ऐसा पैटर्न जो क्या होता है एक टाइम के बाद रिपीट होता है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? वेव डिफाइन करते हैं। तो जो ऑसिलेशन या जो डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम या विदाउट मीडियम क्या करता है? प्रोपोगेट करता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं वेव। वेव होता है मेनली दो टाइप का होता है। यहाँ पे हमने वेव को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन मीडियम। तो देखिए वेव दो टाइप का होगा, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा होगा मैकेनिकल वेव। देखिए मैकेनिकल वेव क्या होता है? टाइप ऑफ वेव व्हिच रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, विदाउट मीडियम वो प्रोपोगेट नहीं होगी। जैसे साउंड वेव, तो साउंड वेव होती है जैसे मैं स्पीकर में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एयर पार्टिकल है ना, वो एयर पार्टिकल क्या हो रहे हैं यहाँ पे? ऑसिलेट हो रहे हैं। ऑसिलेट होके जो कोई भी सुनने वाला उसके ईयर तक पहुंचेगा और वहां तक क्या होगा? उसको आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है ये क्या है? मैकेनिकल वेव है। इसको मीडियम रिक्वायरमेंट होगा, जैसे यहाँ पे एयर मीडियम में अगर एयर नहीं होगा तो यहाँ पे साउंड प्रोपोगेट नहीं होगा। जैसे वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर अगर हम कुछ ही बोलेंगे तो वो किसी को सुनाई नहीं देगा। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे अगर हम मून पे जाके क्या करें, मून पे जाके आप बोलोगे तो किसी को भी आवाज लगाओगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैकेनिकल वेव होती है जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, जिसको क्या हो प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट जो सन से जो हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है, ठीक है, लाइट रेडिएशन आती है, तो उसके लिए कोई प्रोपोगेशन मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अर्थ और ठीक है सन के बीच में स्पेस होता है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? जो लाइट है वो यहाँ पे अर्थ तक पहुंच रही है, ठीक है, आ रही है। इसका मतलब ये है इसके लिए प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका नेम क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। तो इसमें दो कंपोनेंट है। एक क्या आ जाएगा? एक कंपोनेंट कौन सा? ये कंपोनेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ईएम वेव होती है, ठीक है, ईएम वेव, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह होती है। इसको ये कॉम्बिनेशन किससे मिलकर बना होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं ना। जैसे कि ये क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेस डिफाइन किया, एक्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 3D स्पेस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से ऑसिलेट होगा ये आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इसके अंदर क्या होगा? इस टाइप से ऑसिलेट होगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो मैंने डैश साइन से बनाया, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा? जो ये था हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ये वाला प्लेन हो जाएगा, तो इसमें इस टाइप से ऑसिलेट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। एक इस टाइप से ऑसिलेट हो रहा है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस टाइप से ऑसिलेट हो रहा है। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्रोपोगेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अज्यूम किए ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो इनके जो कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जो क्या बनेगी? वेव बनेगी। इसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। और ये क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है ना। कोई भी किसी भी टाइप की वेव हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबके सब वेव क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि जो हमारा वेव होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो होती है, उसके उसको हम कुछ टर्म्स होती है उनसे डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स होती है उनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेव डिफाइन कर दिया, वेव, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो नोट करने वाला है कि यहाँ पे मैंने साइनसॉइडल वेव डिफाइन किया है। तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि वेव हमेशा इसी शेप में प्रोपोगेट करेगी। वेव किसी भी शेप में प्रोपोगेट कर सकती है। जैसे कि
अगर मैं एक्स और वाई प्लेन हूँ यहाँ पे तो हो सकती है कि ट्रायंगुलर वेव हो। ठीक है, तो वेव ट्रायंगुलर शेप में हो सकती है, जो वेव है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकती है, वेव है वो स्क्वायर शेप में हो सकती है, किसी भी रैंडम शेप में भी हो सकती है ना, कैसे भी रैंडम शेप में किसी भी टाइप से वेव हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जनरली साइनसोइडल जो कर्व होता है, साइनसोइडल जो वेव नेचर होता है उसकी फॉर्म में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। तो मैंने इस टाइप की यहाँ पे वेव ली है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे वेव का। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे वेवलेंथ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, अभी हमने बोला कि वेव क्या होती है, वेव एक पैटर्न होता है ना, एक ऑसिलेशन होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। तो हम वेवलेंथ डिफाइन करेंगे जहां से वो पैटर्न जो ऑसिलेशन है वो रिपीटेशन जहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रिपीटेशन हम कहीं से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, हो सकता है देखिए हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करें और दोबारा ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट से देखिए यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, वेवलेंथ। तो सबसे इजीली हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं, सबसे इजीली हम मेजर कर सकते हैं इसके इस वाले पॉइंट से। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है किसी भी वेव का उसको हम डिफाइन करते हैं क्रस्ट, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमा। ऐसे ही वेव होगा उसका एक मिनिमम पॉइंट होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे ट्रफ या मिनिमम। तो इजीली जो वेव का लेंथ है वो हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा से हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दो मैक्सिमा है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ। तो देखिए ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर वापस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, फिर इसके बाद देखो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है ना, इस पॉइंट के बाद फिर से रिपीटेशन हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दो रिपीटेशन हो रहा है, दो रिपीटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू ठीक है, तो वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। बाकी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम सिंपल इसको डिफाइन करेंगे जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो दो रिपीटेशन के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा वो होगा वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड टर्म होगा वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको हम कैपिटल ए या कई बार स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइट होती है वेव की, एक जो मीन होता है ना, एक हम एवरेज पॉइंट डिफाइन करते हैं, एवरेज लाइन डिफाइन करते हैं। तो जिस एवरेज लाइन से जो हाइट होगा या जो डेप्थ होगा, हाइट और जो डेप्थ होगा उसको हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ crest, ठीक है, हाइट ऑफ crest या डेप्थ ऑफ ट्रफ या मिनिमम, इसको हम डिफाइन करेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो होगा वेलोसिटी। थर्ड टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी भी, तो देखो वेलोसिटी सिंपल क्या होगा, वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं कोई भी पार्टिकल है वो अगर पर्टिकुलर टी टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस बाय जो टाइम होगा वो हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी।
तो देखिए ये जो वेव है वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो ये पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम डिफाइन कर देंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिफाइन होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, फोर्थ क्वांटिटी है वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है उसको हम न्यू से रिप्रेजेंट कर देना, एन यू। ठीक है, इसको हम न्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें, हम मेजर करें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट से इस टाइप से वेव प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, इस टाइप से वेव जा रही है, हम इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से पर यूनिट टाइम में जितना वेव क्या होगा प्रोपोगेट होगा, जितना वेव पास होगा उसको, उस नंबर को हम क्या डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसको जो यूनिट्स होता है जिसको हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, इसको और हम मेजर कर सकते हैं साइकिल पर सेकंड या सिंपल सेकंड इनवर्स। तो जो हर्ट्ज है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 सेकंड और सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज डिफाइन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम में जितना वेव क्या होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा उसको हम डिफाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद जो टर्म हम डिफाइन करेंगे वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार। न्यू बार का मतलब क्या होता है, किसी को पर एक लाइन की, तो इसको हम बार से डिफाइन करते हैं न्यू बार। तो यहाँ पे वेव नंबर को हम डिफाइन करेंगे वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो इसका देखो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर लेंथ ले तो उस लेंथ में जितना वेव फॉर्म हो सकता है उसको हम डिफाइन करेंगे वेव नंबर। जैसे हम एज्यूम करें तो ये जो लेमडा है, लेमडा का वैल्यू कितना है, यहाँ से एक वेव जो फॉर्म होती है ना, एक वेव का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। एक वेव का लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो वेव है उसका वेवलेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 मीटर में कितना कितना वेवलेंथ आएगा। तो अगर हम यूनिट लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में बताया कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, लैम्डा कर देंगे, तो डिवाइड बाई लैम्डा। तो कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं अगर हम सेंटीमीटर है। देखो एक वेव का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर हम यूनिट लेंथ कितना डिफाइन करें, हम यूनिट लेंथ है वो डिफाइन करें 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखना चाहें कि 1 सेंटीमीटर में कितना वेव बनेगा, तो हम क्या कर देंगे, लेंथ बाई एल बाई लेम्डा।
एल नॉट बाई लेमडा, ये हो जाएगा वेव नंबर। तो एल नॉट हमने कितना डिफाइन किया 1 सेंटीमीटर, और लेमडा का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कितना वेव बनेगा 1/10। 1/10 का मतलब एक वेव का 10 पार्ट ही उस यूनिट लेंथ के अंदर आएगा ना। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर यूनिट ले लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर में ओनली 1/10 पार्ट ऑफ क्या होगा वेव फॉर्म होगा। अगर हम यूनिट लेंथ कितना लेते हैं 1 मीटर लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मीटर में 10 वेव्स क्या हो जाएगी फॉर्म हो जाएगी। तो सिंपल क्या कहता है कि अगर आपको यूनिट लेंथ डिफाइन नहीं होता तो आपको ऐसे एज्यूम नहीं करना कि 1 मीटर हम यूनिट लेंथ लेंगे या फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो उस टाइप से आपको एज्यूम नहीं करना, आपको क्या एज्यूम करना है जो भी आपको यूनिट दिया हो वही आपका क्या यूनिट लेंथ है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे 1 बाय लैम्डा कर देंगे। 1 बाय लैम्डा करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं वेव को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेव का हमने कौन कौन सा यहाँ पे टर्म्स पढ़ा है। एक पढ़ा हमने वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो जाएगा दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा जिस जो वेव है पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या डिफाइन कर देंगे वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। जो मैक्स जो हाइट होती है जो डेप्थ होती है इसको हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड। फोर्थ क्वांटिटी हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिफाइन करते हैं और ये हो जाएगा पर यूनिट टाइम में कितना वेव क्या होता है एक पॉइंट के थ्रू पास होता है। इसको हम डिफाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारा वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा पर यूनिट लेंथ में कितना वेव हम फॉर्म कर सकते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे वेव नंबर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे एनर्जी से कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो इसके बाद सिक्स क्वांटिटी हमारा एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है, वेव का एनर्जी तो हमने पहले बोला कि वेव क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। इसका मतलब वेव होगा तो वेव से एसोसिएट क्या होगा कुछ एनर्जी होगा। उस एनर्जी को हम कैसे फाइंड करते हैं तो एनर्जी को हम फाइंड करते हैं E इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी फाइंड करने के लिए किसी भी वेव का। यहाँ पे एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ है। ठीक है, और यहाँ पे जो एच है एच यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो लैम्डा यहाँ पे एच हो जाएगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। और एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 into 10⁻⁻34। ठीक है, जूल पर सेकंड। और सी यहाँ पे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड का लाइट होता होगा 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन है उसमें प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना यूज करना 6.6 ही आपको यूज करना, पूरा पर्टिकुलर वैल्यू आपको यूज नहीं करना। तो आपको वैल्यू यूज करना 6.6 into 10⁻34। वो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। जैसे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास दिया हो कि कोई पर्टिकुलर वेव है तो इसका वेवलेंथ आपको दिया हो। वही जो करते हैं वेवलेंथ कितना दिया हो लैम्डा इक्वल टू 300 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 10⁹ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेवलेंथ कितना हो जाएगा 300 into 10⁻⁹ मीटर। अगर यहाँ से हमें फाइंड करना है कि जो वेव है इससे एसोसिएट कितना एनर्जी होगा तो एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे E इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा E इक्वल टू हम डिफाइन करेंगे एच सी बाई लैम्डा। तो एच का वैल्यू पुट करेंगे, एच का वैल्यू आपको कितना लेना 6.6 into 10⁻34 into सी का वैल्यू हम पुट करेंगे सी कितना हो जाएगा 3 into 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू देखो कितना आ रहा है
देखो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट किया वो ऐसा यूनिट में पुट किया ना, यूनिट के जो सी का वैल्यू किसमें पुट किया, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, जो एच का वैल्यू ये भी किसमें ऐसा यूनिट में है, तो जो लैम्डा का वैल्यू है वो भी ऐसा यूनिट में आपको पुट करना है, तो जनरली मीटर में पुट करना है ना, तो हम मीटर में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻90 जूल। जो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻90 जूल। अगर हम इसमें फाइंड करना है कि जो लैम्डा है इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ कितना आएगा, तो वेवलेंथ हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, देखो hc इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास एक नया रिलेशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी h न्यू इक्वल टू hc बाई लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये भी आपको याद रखना है। जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है यहाँ से, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए सी बाई लैम्डा, सी का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁻8 बाई लैम्डा, लैम्डा कितना आ रहा है 300 इंटू 10⁻9, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10⁻15 हर्ट्ज, या इसको हम बोल सकते हैं 10⁻50 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इस एक पर्टिकुलर किसी वेव को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में 10⁻15 वेव क्या होगी, पास होगी। तो जितने नंबर ऑफ वेव पास होती है पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, 10⁻15। ठीक है, क्लियर है सबको। अगर हमें यहाँ से निकालना कि वेव नंबर क्या होगा, तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा का मतलब हम मीटर में फाइंड करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 300 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻6। तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 मीटर है उसके अंदर 3.33 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ वेव क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एंड जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है वो हमें क्या यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसका डेटा में दिया नहीं है, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, है ना। तो आपका जो केमिस्ट्री है उसके अंदर कौन कौन से किस के ऊपर आपको बेस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी के बेस क्वेश्चंस मिलेंगे, मेनली वेवलेंथ पे मिलेंगे, एनर्जी पे मिलेंगे, और समटाइम्स क्या होगा आपको वेव नंबर पे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया किस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, इसका मतलब वो वेव नेचर को शो करता है। लेकिन जब हमने लाइट की और एक्सपेरिमेंट की तो हमने देखा कि जो लाइट होता है कभी कभी वेव नेचर से काफी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, डिफरेंट नेचर शो करता है। ठीक है, जो लाइट होता है कभी कभी पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे जिसके बेसिस पे हमने बोला कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जाने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई भी लाइट है अगर किसी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इंटरैक्ट होगा, स्ट्राइक होगा, तो वहां पे कौन से फिनोमेना हो सकते हैं। तो जो व्हाइट लाइट होता है, अगर मैं कंसीडर करूं व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से मिलकर बना होता है ना। व्हाइट लाइट के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिंगल लाइट है, व्हाइट लाइट है उसमें एक सिंगल लाइट नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी से मिलकर बना होता है। अगर हम व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के थ्रू पास कराए तो वहां पे हमें 7 डिफरेंट कलर विजिबल होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, 7 लाइट से मिलकर बना होता है। तो अगर कोई भी वेव है वो किसी ऑब्जेक्ट से जाके क्या होगा, स्ट्राइक होगा, इंटरैक्ट करेगा, तो 3 फिनोमेना हो सकते हैं। उस वेव का जो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट पे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, उसमें से कुछ पार्ट क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है ऑब्जेक्ट, कुछ पार्ट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है,
और कुछ पार्ट क्या होगा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसमिशन। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देगा। जो रिफ्लेक्ट होता है उसके कारण आपको क्या होता है, हमें कलर विजिबल होता है। जैसे ये शर्ट है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, ये शर्ट का कलर आपको क्यों विजिबल है, क्योंकि इस पे व्हाइट लाइट आके स्ट्राइक हो रही है। इसने अब क्या किया, व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पार्ट इसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट हो गया इसके थ्रू, कुछ पार्ट इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट कलर है, रिफ्लेक्ट का जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है पर्टिकुलर लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, विजिबल होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कलर होता है वो टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे वेरी होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एमिट करेगा। ऐसे नहीं कि आप इस ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उससे एक ही एनर्जी की हमें एक ही टाइप की एनर्जी मिल रही है, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करो उससे ऑलमोस्ट सारे टाइप की हमें एनर्जी एमिट होती है। तो ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। उससे हो सकता है कुछ एनर्जी क्या हो, कम अमाउंट में एमिट हो, कुछ एनर्जी ज्यादा अमाउंट में एमिट हो, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या होगा, एमिट होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जैसे आपने, अगर हम क्या करें, हम आयरन को लोहे को अगर हम क्या करें, गर्म करें, तो जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू के बाद क्या होता है, वो आपको रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को ओवर हीट, ठीक है, लोहे को ओवर हीट करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर उसको हम ओवर हीट करें तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कलर और टेम्परेचर में कोई ना कोई रिलेशन है। हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर और कलर में कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइट डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, लैम्डा क्या बताएगा, लैम्डा बताएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को। उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस एनर्जी का कितना अमाउंट क्या करा ऑब्जेक्ट एमिट करा, इंटेंसिटी, ठीक है। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करेगा इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी में बताएगा कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब लैम्डा का वैल्यू लेस होता है, स्मॉल होता है, तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, एमिट होगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। तो एक पर्टिकुलर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर होगा, उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर लैम्डा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का कलर विजिबल होगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम लोहे को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो यहाँ पे जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो पीक बन रहा है ना, जो मैक्स जो यहाँ पे पीक बन रहा है वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होता रहेगा, वो डिफरेंट होता रहेगा। तो उसके कारण हमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट उसका कलर विजिबल होगा। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम क्या करें, थर्मामीटर लेके जाएं और स्टार्स पे जाके उसका टेम्परेचर मेजर करें कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो स्टार से जो जिस कलर का जो क्या होता है लाइट आ रहा होता है, उस लाइट के कलर को हम क्या करते हैं, लाइट के कलर को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उस टाइप से हम क्या करते हैं, कलर को देख के स्टार्स का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो वेव नेचर को शो नहीं करता, लेकिन हम ये कैसे बोलेंगे कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किसने किया, साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। उन्होंने बोला, उन्होंने अपना थ्योरी दिया, उन्होंने बोला कि लाइट इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है कंप्लीट वेव की फॉर्म में एमिट नहीं होती, वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। उन्होंने इसको नाम दिया क्वांटा या फोटोन। जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया क्वांटा और फोटोन। उन्होंने बोला कि जो लाइट होगी कंप्लीट वेव की फॉर्म में एमिट नहीं होगी, वो क्या होगी, स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में एमिट होगी। तो देखिए यहाँ से पहले हम कंसीडर कर सकते हैं कि लाइट क्या होता है, वेव नेचर होता है। वेव नेचर होगा तो क्या होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग वेव की फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा।
इसके बजाय इन्होंने प्लांक ने बोला कि लाइट इस नेचर को शो नहीं करता, लाइट क्या होगा, एक स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होंगे। तो हमने क्या बोल दिया, देखो लाइट होती है कंप्लीट वेव नहीं होगी, कंप्लीट वेव की जगह स्मॉल स्मॉल यहाँ पे पैकेट्स होंगे। ये पैकेट्स कंबाइन करके क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को फॉर्म करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन के इसको कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास एनर्जी है, जैसे हम मान लें कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी है, या मान लेते हैं हमारे पास 100 जूल एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हमारे पास 100 जूल एनर्जी है तो 100 जूल एनर्जी के अकॉर्डिंग एक ही वेव होगी, ठीक है। तो वेव नेचर क्या बोलेगा, वेव नेचर बोलेगा कि इस 100 जूल के अकॉर्डिंग एक वेव बन रही है। लेकिन पार्टिकल नेचर क्या बोलेगा कि जो 100 जूल है वो एक सिंगल पार्ट से मिलकर नहीं बना हुआ, ये हो सकता है कि 1 जूल से मिलके ऐसे ही 100 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 जूल एनर्जी मिलेगा और टोटल 100 जूल बना दो ना। एक स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट हो सकते हैं जो क्या करें, टोटल कंबाइन होके उस टोटल एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं। तो प्लांट ने ये बोला कि जो लाइट जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एक सिंगल वेव की फॉर्म में नहीं होता, वो एक नंबर ऑफ डिफरेंट वेव की फॉर्म में होती है। तो उनका नंबर क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो वेव नेचर का जो फॉर्मूला हमारा E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये क्या है, इनकरेक्ट है। जो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा ये क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इस फॉर्मूला ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो एक ही वेव की फॉर्म में एमिट होती है, जो कि इनकरेक्ट है। जो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, जो लाइट होगा, जो एनर्जी होगा वो एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, उसके वो क्या करेगा, उसके n नंबर ऑफ क्या होंगे, फोटॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है, hc बाय लैम्डा नॉट के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक एनर्जी पैकेट होगा, उस एनर्जी पैकेट के n पैकेट्स मिलकर क्या होंगे, उस टोटल एनर्जी को फॉर्म करेंगे। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी और उनके अमाउंट मिलकर क्या करेगा, टोटल एनर्जी को फॉर्म करेगा। तो इसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला ग्राफ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो अगर इस ग्राफ को हम कैसे, ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करें इक्वल टू hc बाय n hc बाय लैम्डा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला होगा तो देखो अगर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा तो n का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर लैम्डा का कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन से कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो एमिट हो रही है। तो अगर हम क्या करेंगे, लैम्डा चेंज होगा तो n का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। जैसे लैम्डा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइट होगा तो n का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई वेव पॉसिबल नहीं है जिसका लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ हो ना। तो इनफाइनाइट लेंथ का वेवलेंथ कोई पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसका नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ग्राफ 0, ठीक है, 0 को टच करेगा ना इनफाइनाइट पे जाके। लेकिन जब लैम्डा का वैल्यू 0, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होते होते क्या होगा, अगर 0 हो रहा है तो 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट एनर्जी का कोई भी फोटोन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू मिलेगा, 0 इंटू इनफाइनाइट। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल जो ऑपरेटर से सोल्व करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं देखो कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम हीट करेंगे तो उससे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या मिलेगा, हमें वेवलेंथ की एनर्जी मिलेगा। उनका नंबर क्या हो सकता है, जो भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के। किसी ऑब्जेक्ट को मैं हीट कर रहा हूँ तो इससे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और इनके नंबर क्या हो जाएंगे, n1 n2 n3, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें किसी ऑब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो इसको हम ग्राफ के यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो जैसे क्या होगा, हाई एनर्जी होगा तो हाई एनर्जी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो कम होंगे। हाई एनर्जी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगा वो कम होगा। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगा तो उनका नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा। और उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज होता रहेगा। तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा तो n का वैल्यू क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो ग्राफ होगा फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, n की वैल्यू के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। n यहाँ पे क्या है, नंबर। हम नंबर से किसको डिफाइन करते हैं, देखो नंबर से हम पार्टिकल को डिफाइन करते हैं ना। कोई पार्टिकल होगा उसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। वेव होगा, वेव एक कंप्लीट वेव है ना, उसको उसमें कोई नंबर का कोई लॉजिक नहीं है। तो उसका मतलब यहाँ पे जो नंबर से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये ग्राफ में बता रहा है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ है वो पार्टिकल नेचर शो करता है।
ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा या जो लाइट होगा वो ओनली वेव ही नेचर शो नहीं करता, वो वेव से डिफरेंट नेचर भी शो करता है और ये पार्टी का नेचर भी शो कर सकता है। बाद में हमने कंसिडर किया कि जो लाइट होता है वो ड्यूल नेचर शो करता है, कभी कभी लाइट क्या होता है वेव नेचर शो करता है, कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से फिनोमेना को हम क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं।